अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और इसकी ज़रा आउटलाइन एक्सप्लोर करते हैं। आज हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में, 3D रेफरेंसेस क्या होते हैं, इसके अलावा चार्ट और ग्राफ, क्योंकि एक्सेल में बड़ी मेन जो एक्सेल जिस वजह से पॉपुलर हुआ वो इसके चार्ट्स से और ग्राफ से। तो इसके अलावा इसमें फर्दर हम चार्ट्स इसमें देखेंगे रीजेंट क्या होता है चार्ट्स में, और इसके अलावा एक्सिस टाइटल्स किस तरह से उनको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल चार्ट को कैसे टाइटल कर सकते हैं। कुछ हमारे फंक्शंस रह गए थे, काउंट ब्लैंक, ट्रिम, सम प्रोडक्ट के फंक्शंस देखेंगे। राइट जी, देखिए सबसे पहले हमारे पास है कॉपिंग आ फार्मूला। आप जब एक फार्मूला कॉपी करते हैं एक्सेल में एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसमें ना जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो जो आपकी एड्रेसिंग है वो कहलाती है रिलेटिव एड्रेसिंग। कल जिस तरह हमने कॉपी किया एक फार्मूला थर्ड ईयर वाला, वो जैसे ही फोर्थ ईयर के नीचे कॉपी किया था उस कॉलम में, तो वो तमाम उसने यानी उसने एडजस्ट कर लिया था फार्मूला फोर्थ ईयर के लिहाज से। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। ज़रा देखिए रिलेटिव एड्रेसिंग को पहले हम रीड करते हैं। व्हेन यू कॉपी अ फार्मूला द रिलेटिव रेफरेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेल इट इज़ कॉपीड टू। यानी आपका जो सेल का रेफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंगली जो कॉलम जिस कॉलम में आपने पेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। लेकिन सपोज़ अगर मैं ये कहता हूँ कि चेंज ना हो हमारा, जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूँ फार्मूला तो वो चेंज ना हो, जिसको वो पहले ऑलरेडी पॉइंट कर रहा था थर्ड ईयर वाले कॉलम को, तो वो वही फार्मूला रहे और वही रिज़ल्ट जो है जो सेम पहले आ रहा था अब भी वही रिज़ल्ट आए, सिर्फ कॉपी पेस्ट हो जाए वो फॉर्म। तो हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ठीक हो गया। और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे ज़रा हम देखेंगे। लेट मी रीड इट। व्हेन यू कॉपी अ फार्मूला एन एब्सोल्यूट रेफरेंस नेवर चेंजेस। तो ये रिलेटिव जो इसका एनवायरनमेंट है ना उसके हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। रिलेटिव एड्रेसिंग में देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें ए और बी दो कॉलम्स हैं। सपोज़ मैं ए और बी कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका रिज़ल्ट मेरे सामने आ गया। देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब ये कैसे आया, मैंने 20 जहाँ पर जो एक्टिव सेल है यहाँ पर मैंने लिखा इज़ इक्वल टू C5 मल्टीप्लाइड बाय B5 जो कि उनके सेल एड्रेसेस हैं। तो ये जो एड्रेसिंग है ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव एड्रेसिंग। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर अगर इसका जो फाइल हैंडल है उसको अगर ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, यहाँ से कैरी करके, ठीक है, ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, तो ये जस्ट आपके तमाम जो है ना उसके अकॉर्डिंगली, ज़ाहिर है मैं अगर नीचे लाया यहाँ 50 पर लाया तो 50 के अकॉर्डिंगली इसके ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं ना 5 और 10 वाले, इनके एड्रेसेस वहाँ चेंज हो जाएंगे। यानी C6 हो जाएगा इजिकल टू C6 मल्टीप्लाइड बाय B6 हो जाएगा। इसी तरह और नीचे लेकर जाऊंगा तो तमाम के एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे। तो ये कहला रही है आपकी रिलेटिव एड्रेसिंग। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एब्सोल्यूट एड्रेसिंग आ जाती है। देखिए एब्सोल्यूट एड्रेसिंग इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आप जब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास जो एक्टिव सेल है इस वक्त ये C5 और B5 पर वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला बार। अब जैसे ही मैं इसको अगर ड्रैग करके नीचे लाता हूँ तो ये जो आपका सेल है ना जिस पे मैंने डॉलर का साइन लगाया हुआ है, ठीक है, B5 पर मैंने डॉलर का साइन अप्लाई किया हुआ है, तो ये अभी ये रिलेटिव एड्रेस नहीं रहा, ये इनफैक्ट आपका एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया। तो एब्सोल्यूट एड्रेस में ये चेंज नहीं होता। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ ना तो ये वाला कांस्टेंट रहेगा आपका B5, जबकि C5 जो है वो रिलेटिव है, इसमें मैंने डॉलर का साइन नहीं अप्लाई किया। तो एब्सोल्यूट एड्रेस आप कैसे बनाते हैं, आप डॉलर का साइन अप्लाई कर देते हैं इसमें। देखिए इसी तरह से आपने B5 को मैंने किस तरह लिखा, $B और $5, तो ये बन गया एब्सोल्यूट एड्रेस। जबकि ये C5 है ये रिलेटिव ही रहा, ये चेंज होता रहेगा। जैसे मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो ये C5 जो है चेंज होता रहेगा। यहाँ पर 40 के केस में C6 हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ना ये C7 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता जाएगा। लेकिन B5 जो है जो डॉलर जिसके साथ लगा हुआ है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए B5 में मेरे पास क्या है, ये 4 है, तो ये 4 कांस्टेंट रहा। अब ये हर एक से मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी 4 ही ज़ाहिर है। B5 अगर आपने इसको एब्सोल्यूट बना दिया तो इस एब्सोल्यूट एड्रेस में है क्या बेसिकली वैल्यू, वो है 4 ये वाला, और ये 4 अब मल्टीप्लाई होता रहेगा तमाम एड्रेसेस से। पहले ये C5 से हुआ, बाद में ये C6 से होगा, फिर ये C7 से होगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो वर्क कर रहा है, और रिलेटिव एड्रेसिंग में वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली, जबकि एब्सोल्यूट एड्रेस में वो कॉन्स्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे 3D रेफरेंसेस। 3D रेफरेंसेस क्या होते हैं? इनके ज़रिए से आप फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वर्क ग्रुप में डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, आपने देखा। अब अगर समटाइम्स अभी तक तो आपने एक ही शीट में वर्क किया, तमाम सेल्स को लिंक किया, लेकिन अगर डिफरेंट शीट्स पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर अगर आप लिंक करना चाहते हैं डिफरेंट सेल्स को अमंग दीज शीट्स, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास देखिए एड्रेस नज़र आ रहा है आपको शीट 1, यहाँ पर आप चाहते हैं कि शीट 1 का B2 सेल ऐड हो जाए शीट 2 के B2 सेल में और अगेन ऐड हो जाए शीट 3 के B2 सेल में। यानी आप तीनों शीट्स का जो B2 सेल है अगर आप उसे सम करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से करते हैं। और आपने किसी एक शीट को अगर रेफरेंस करना है तो आप फैक्टोरियल का साइन यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पर मैंने शीट 1 के बाद कौन सा साइन यूज़ किया? फैक्टोरियल का। शायद आपने स्टैट्स में ये साइन यूज़ किया हो, ये वाला, लेट मी पॉइंट, ये वाला साइन जो है ये फैक्टोरियल का साइन है। और जब भी आपने शीट को एड्रेस करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप शीट 1 को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद आपने फैक्टोरियल का साइन लिखा, अगेन आपने शीट 2 को एड्रेस कर रहे हैं, आपने फैक्टोरियल का साइन लिखा, और उस शीट के फ़ौरन बाद आपने सेल एड्रेस दे दिया जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं उस शीट के हवाले से। तो इन्हें हम कह रहे हैं 3D रेफरेंसेस। 3D इन अ सेंस क्योंकि तीन शीट्स आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं और 3 डायमेंशनल एक तरह की वो आपकी बन रही है, तो इसलिए इसको 3D रेफरेंस कहा जा रहा है। तो इसको हम ज़रा प्रैक्टिकल करेंगे। राइट, नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक्सेल की एक फ़ीचर है और इसके थ्रू आप ग्राफ्स और चार्ट्स ड्रा कर सकते हैं। तो चार्ट बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टूल यू कैन यूज़ इन एक्सेल टू कम्युनिकेट डाटा ग्राफिकली। अगर आपने कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं और पिक्टोरियल फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट आप करना चाह रहे हैं, दूसरे के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है नॉर्मली डाटा को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है दूसरों के लिए, उनके लिए ज़रा इजी हो जाता है बजाय इसके कि वो टेबल को गो थ्रू करें। टेबल को समझना फर्स्ट हैंड पर, एट द वेरी फर्स्ट हैंड उसको समझना मुश्किल है, लेकिन अगर ग्राफ की फॉर्म में आपके सामने है तो आप उसको फ़ौरन से समझ सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। चार्ट अलाउज योर ऑडियंस टू सी द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स, कि उन नंबर्स के बैक पर क्या मीनिंग है। इनफैक्ट ऑडियंस को वो इजीली कम्युनिकेट हो जाता है और फिर वो इस तरह से कंपैरिजंस कर सकते हैं और ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिए ये एक टेबल है जो कि फॉर एग्जांपल किसी शॉपकीपर के हवाले से आप देख लें, किसी शॉप पर अगर उसका वो कुछ सीरियल्स में डील कर रहा है, वीट, राइस, मेज़, और उसने जो उसकी सेलिंग हुई है, बिक्री जिसे कहते हैं, तो वो उसकी 2015 में इतनी हुई है, ठीक है। वीट की अगर आप देख लें कंपैरिजन, 2016 में इतनी, 17 में इतनी, 18 में, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं कॉलम चार्ट। आगे इसकी हम टाइप्स में देखेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं इन चार्ट्स के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास कॉलम चार्ट, फिर बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई डायग्राम, एरिया चार्ट्स। इनके अलावा भी चार्ट्स हैं लेकिन नॉर्मली हम इन्हीं चार्ट्स को अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये टिपिकल आप कह सकते हैं चार्ट्स की टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी जो हमने देखा ये कॉलम चार्ट की टाइप थी, इसमें आपके पास डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें वीट का जो कलर है यहाँ पर वो ब्लू है, तो ब्लू का कॉलम जो है हर ईयर के आगे वो आपको शो कर रहा है वीट की जो प्रोग्रेस है। इसी तरह रेड आपका राइस है यहाँ पर, ठीक है, और तो वो आपका शो हो रहा है। इसी तरह हर ईयर के सामने डिफरेंट कलर्स में आपके डिफरेंट सीरियल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस शो हो रही है कि उनकी कितनी सेलिंग रही एक साल के अंदर। अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में देखें, अगर दूसरी डायमेंशन से देखें तो ये आपके सामने, इसको हम कहेंगे बार चार्ट है, ठीक है वैसे ये भी बार एक तरह से, लेकिन आपने इसको कॉलम चार्ट कह दिया। जबकि अगर आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, अगर बिल्कुल 90 के एंगल पर, या जैसे हम कह सकते हैं कि 90 के एंगल पर अगर आपने इसको शिफ्ट कर दिया, जबकि तो यहाँ पर देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या नज़र आ रहे हैं? आपको ईयर नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस में आपको ये ईयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस वाले से चेंज है, तो इसको हम कहेंगे बार चार्ट। नेक्स्ट हमारे पास लाइन चार्ट है, वही चीज़ें हैं उसी तरह से। अगर आप इसको देखें, एक्सप्लोर करें, इसकी अगर जो ब्लू कलर का देखें, ब्लू कलर का जो है ये वाला, जो इसकी एजेस हैं ब्लू कलर के बार के, तो अगर आप इन पर एक लाइन ड्रा कर दें तो फैक्ट वो बन जाएगा आपका लाइन चार्ट। इसी तरह से अगर आप रेड वाले को ऊपर की जो एजेस है ना, लास्ट के एजेस,
यहाँ वाली, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इन सब को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपकी लाइन एक बन जाएगी, तो उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर एक लाइन चार्ट बन गया। राइट जी, इसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास पाई डायग्राम है, पाई चार्ट। मगर इसमें ये होता है पाई डायग्राम जो है वो जस्ट एक डायमेंशन को डील कर रही है। फॉर एग्जांपल देखें इस वक्त ये सिर्फ वीट को शो कर रही है। अगर आपने सबको शो कराना है तो यहाँ पर ये जो है ना इसका एक फ्लॉ है। आप राइस को और मेज़ को तमाम डायमेंशन को लेकर इसमें ज़रा आप शो नहीं करवा सकते, तो इसमें थोड़ा सा ये वाला एक प्रॉब्लम है। पाई डायग्राम में जस्ट आप रो बाय रो, लेकिन ये है कि इसको समझना बड़े हद तक आसान है। इसमें आप देखें सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कौन सा ये एरिया ले रहा है, वो ये वाला एरिया ले रहा है जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा देखें सेल हुई वीट की 1800। तो ये जस्ट वीट को दिखा रहा है, एक रिकॉर्ड के हवाले से आपको ये पाई चार्ट दिखा रहा है। उसके बाद राइस का जो रिकॉर्ड है, राइस का नेक्स्ट रो जो है वो मिसिंग है इसमें। तो तो इस तरह से इसको आप एक डायमेंशन के थ्रू या एक रिकॉर्ड के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरिया चार्ट है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो एरिया इसमें कवर्ड है वो वीट ले रही है, यानी हर साल में तमाम सालों में जो ओवरऑल कंप्यूट करके जो एरिया आपका कंप्यूट हो रहा है, तो इस तरह से ये आपका एक चार्ट बना हुआ है जो एरिया आपको दिखा रहा है कि किस सीरियल जो है वो कितना ज़्यादा वो सेल हुई। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम पिरामिड चार्ट है। ये आपके कॉलम में ही डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे 2D 3D और भी फर्दर इसके अलावा टाइप्स हैं कॉलम में ही। हालांकि कॉलम वाला ही है लेकिन जस्ट आपको देखें पिरामिड नज़र आ रहा है आपको हर एक उसमें। तो इस तरह से इसके अलावा हम इसको एडिट भी कर सकते हैं चार्ट्स को, ज़रा हम आगे देखेंगे किस तरह से इसको एडिट हम कर सकते हैं। यस, यहाँ पर देखिए लीजेंड क्या होता है, व्हाट इज़ लीजेंड, अभी तक बात नहीं आई। लीजेंड फॉर एग्जांपल आपके सामने एक चार्ट को जो कलर्स दिए हुए हैं ना, एक चार्ट में जो आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं सीरियल के, हर सीरियल के कॉलम को एक कलर दिया हुआ है और ये जो कलर्स जहाँ पर शो हो रहे हैं आपको, ये जो इंडिकेट कर रहा है ना जो चीज़, हम इसे कहते हैं लीजेंड। ये अक्सर आप यूज़ करते हैं एक्सेल में, अक्सर ये टर्म लीजेंड। तो ये स्पेसिफाई कर रही है आपके जो भी बार्स हैं हर बार के अगेंस्ट एक कलर स्पेसिफाई हो रहा है, तो वो लीजेंड बता रहा है। इसी तरह अगर आपने चार्ट का टाइटल देना है तो वो टॉप पर आप इसके चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं। इसी तरह आपको पता है ये जो चार्ट है ये दो तरह के एक्सिस पर वर्क कर रहा है। एक आपका वाई एक्सिस है जिसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसे जो कि आपका वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये वाला देखें एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल कहलाएगा। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ईयर दे सकते हैं, ईयर्स। और इसके अलावा ये वाला वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इसको भी आप कोई टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई दे नहीं सका लेकिन जस्ट मैं देखना आप इसको दे भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या टाइटल देंगे, यहाँ पर आप सेलिंग या ठीक है सेल आप दे सकते हैं। सेल जो है जितनी आपकी हुई 200 हुई या 200 से लेकर 2000 तक जितनी भी सेल वो एक रिकॉर्ड में एक पीरियड में रही, तो वो आप इसको दे सकते हैं। इस हवाले से कुछ फंक्शंस भी हैं, हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। लेट्स सी। रिलेटिव एड्रेसिंग एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में हमारे पास ज़रा देखिएगा ये ए और बी कॉलम में कुछ वैल्यूज़ हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं रिलेटिव एड्रेस डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ और मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लेने के लिए मैं C5 मल्टीप्लाइड बाय B5 जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इनका प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया। देखिए इसमें ये एक बात आपने याद रखनी है, ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहे हैं ना फॉर्मूला बार में, ये दोनों एड्रेस एक C5 और B5 ये दोनों रिलेटिव एड्रेस कहलाएंगे। रिलेटिव एड्रेस से मुराद कि जैसे देखें मैं इसको आगे करता हूँ ना ड्रैग करके, देखिए मैं जैसे इसको ड्रैग करके आगे करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली इसके तमाम एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे इसकी पोजीशन के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अब 50 पर आप देखें क्या एड्रेस है C6 और B6, 90 पर चेंज हो गया C7 और B7। तो ये जो आगे बढ़ रहा है ना इसे हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, और इनके हवाले से वो एड्रेसेस उसने चेंज कर दी। लेकिन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में ऐसे नहीं होता। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास सिलेक्टेड सेल है ना 4, ये पहले मल्टीप्लाई यानी एक ही सेल सेलेक्टेड रहे और ये पहले 5 से मल्टीप्लाई हो, यही सेल फिर 10 से मल्टीप्लाई हो, फिर यही सेल 15 से मल्टीप्लाई हो, यानी ये एब्सोल्यूट और कांस्टेंट रहे। इसको अब आप कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, ये मैं यहाँ पर देखें मैं लिखता हूँ। सबसे पहले जनाब मैं लिखता हूँ C5
मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का साइन बी और अगेन डॉलर का साइन और 5। तो अब ये जो आपके पास है ये बन गया कॉन्स्ट एब्सोल्यूट एड्रेस, यानी B5 अब ये रिलेटिव नहीं रहा बल्कि बन गया एब्सोल्यूट एड्रेस। और इसमें जब आप इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, ठीक है, तो देखें ये जो आपके पास 10 है ये मल्टीप्लाई हुआ इसी 4 से, उसके बाद अगेन नीचे किया आपने तो ये 15 जो था नेक्स्ट वैल्यू ये अगेन 4 से मल्टीप्लाई, तो ये इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस है। तो इस एब्सोल्यूट एड्रेस को आप जहाँ भी कॉपी करेंगे उसकी तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, सपोज मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ राइट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखें इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इसको नीचे लाता हूँ तो वो जो एड्रेस है ना आपका, देखें मैं इस 80 पर मैंने क्लिक किया वो B5 ही रहा ना, यहाँ पर ज़रा देखें। इसी तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 180 तो वो B5 ही रहा, आप देखें ऊपर वो B5 ही रहा। तो ठीक है, तो इस तरह से इसका एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज मैं इसको बैक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ रिलेटिव एड्रेस वाले फॉर्मूले को, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैं इसको जब नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता इसको करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखेंगे इसका फार्मूला क्या है E5, इसका फार्मूला क्या है E6, इसका फार्मूला E7, यानी उसने उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। तो एब्सोल्यूट एड्रेस को आप जहाँ पर भी कॉपी करेंगे वो जो एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ है ना आपने जिसको एब्सोल्यूट बना दिया वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम 3D रेफरेंसेस को स्टडी करते हैं और इसके लिए हमारे पास एक टेबल गिवन है, ये टेबल है। और सपोज़ इसके लिए ऑब्वियसली हमें 3 शीट्स चाहिए। सपोज़ मैं इसको शीट 1 को मैं इस्लामाबाद का नाम दे देता हूँ, मैं इस पर आया रीनेम कर देता हूँ इस्लामाबाद। उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ और शीट 2 में भी कॉपी कर देता हूँ और इसी तरह शीट 3 में भी इसको कॉपी कर देता हूँ। और शीट 2 में मैं इसको कह देता हूँ सपोज़ दिस इज़ रावलपिंडी। इसी तरह शीट 3 में मैं इसको नाम दे देता हूँ अटक। यहाँ पे मैं शीट को नाम दे देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ रावलपिंडी के नाम से, रावलपिंडी। इसी तरह शीट 3 को भी मैं नाम दे देता हूँ अटक का, जो मैंने अंदर टेबल बनाया अटक के नाम से, अटक। ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 टेबल्स हो गए। देखिए ये इस्लामाबाद का टेबल, ये और ये दूसरी शीट पर रावलपिंडी का टेबल और तीसरी शीट पर अटक का टेबल। सपोज़ मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ जनाब ये देखिए मेरे पास जो वीट के 2015 के केस में यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 1000 आ रही है। रावलपिंडी में मैं इस वैल्यू को इसी जगह की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, इसे मैं 2000 कर देता हूँ, ठीक हो गया। और अटक में मैं ये फिगर कर देता हूँ 3000। अब मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद वाली शीट पर, यहाँ पर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इधर इन तीनों का सम करना है, इन तीनों शीट्स का इसी सेल का सम, ये जो मैंने जिसको ब्लू किया हुआ है तीनों जगह पर इसका सम आ जाए। तो ये कैसे आएगा, मैंने देखिए इसके लिए यहाँ पर इस सेल को मैं यहाँ मैं सम चाहता हूँ तीनों का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा। लेट मी थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ और इसके लिए मैंने लिखा इज़ इक्वल टू, ठीक है, पता है आपको जब भी फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू लिखते हैं तो आपकी फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाती है इज़ इक्वल टू लिखने से। उसके बाद मैं हवाला दूंगा शीट 1 का कि कहाँ से उठाना है, कौन सी शीट से कौन सा सेल उठाना है। इस्लामाबाद, देखिए मैंने लिखा इस्लामाबाद वाली शीट से, और यहाँ ज़ाहिर है मुझे फैक्टोरियल का साइन डालना है, ये मैं डालूंगा फैक्टोरियल का साइन। और फिर यहाँ से कौन सा सेल उठाना है, मैंने जनाब यहाँ से उठाना है C5, C कैपिटल में मैं लिखता हूँ C5 उठाना है। और उसके बाद इसमें ऐड करना है रावलपिंडी वाली शीट से, रावलपिंडी शीट के लिए मैं रावलपिंडी फैक्टोरियल लिखा और यहाँ पे अगेन सेल का एड्रेस दे दिया C, वहाँ से भी C5 उठाना है। और इसी तरह मैंने अगेन अब मैंने अटक वाली शीट से क्या उठाना है, अटक वाली शीट से मैंने यही सेल उठाना है C5, ठीक हो गया। ये हमारा एड्रेस हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा देखें यहाँ पर क्या आना चाहिए 1000, 2000 और 3000, मेरे पास 6000 गालिबन आना चाहिए, 6000 आ गया।
ठीक हो गया। अब इसने रावलपिंडी से देखें, यहाँ से 2000 उठाया, अटक वाली शीट से 3000 उठाया और यहाँ से उसने ऐड कर दिया। तो इसको हम कहते हैं, ज़रा दोबारा से इसको आप देख लें, इसके सेल को जो आपका रेफरेंस है कि मैं असल में यहाँ पर, अगर आपने शीट को रेफरेंस करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये शीट को, कौन सी शीट से, रावलपिंडी वाली शीट से अगर उठा रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक, और उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने सेल भी लिखा कि कौन सी शीट में कौन सा वाला सेल, C5 है, इस तरह, ठीक हो गया। तो इसको मैंने जैसे ही ऐड किया तो इसने मुझे एक आंसर दे दिया। दिस इज़ कॉल्ड 3D रेफरेंसिंग। नेक्स्ट हम चार्ट्स या ग्राफ्स ड्रा करने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट के बाद आप आएंगे यहाँ पर चार्ट्स की मेन्यू में, और इसमें सबसे पहले हम कॉलम पर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलम में 2D का नज़र आ रहा है, 3D नज़र आ रहा है, सिलेंडर, कोन और पिरामिड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ 2D को, तो उसने 2D का एक चार्ट मुझे क्रिएट कर दिया। तो इसको मैं देखें उठाकर कहीं भी मूव कर सकता हूँ इस चार्ट को अपने डॉक्यूमेंट पर जहाँ मुझे सहूलत है। तो मैंने इसको सपोज यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब देखें उसने देखिए जब भी मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसने जो जो कोऑर्डिनेट्स वो उठा रहा है, देखें आपको पता है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या चीज़ नज़र आ रही है, ईयर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये ईयर्स यहाँ पर आपको ये वाले हैं। इसी तरह ये जो उठा रहे हैं ना आपके पास वीट को वो ले गया कलर्स में, जो उसके पास यहाँ जो उसका सेक्शन है ना ये वाला, देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया उससे वो बता रहा है कि ये लीजेंड है, तो लीजेंड में वो उसको ले गया और उसने कलरिंग कर दी, तमाम जो सीरियल्स थे उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो आपके बार्स जो हैं वो ड्रा कर दी। अब मैं हर बार पर देखिए जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, या बल्कि उसको हॉवर कर रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, उसमें वो दिखा रहा है कि भाई ये वीट है और इसका जो डेटा है वो क्या है 1000। इसी तरह मैंने जब रेड पर लाया तो वो बता रहा है कि ये राइस है और इसका जो वैल्यू है वो 850 है। इसी तरह ग्रीन जो है ये मेज़ के लिए है, मकई के लिए है, और ये 750 के लिए। इसी तरह ये जो लेवल है मिलेट के लिए तो ये 100 के लिए है। तो इस तरह से हर एक को वो बता रहा है और आपको वो आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। तो ये आपका एक चार्ट डिज़ाइन हो गया। आप इसको थोड़ा सा ना ज़रा वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से देखें ड्रैग वो करके इसको बड़ा कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा मज़ीद वाज़े हो गया। तो इसको आप ज़रा मैग्नीफाई भी कर सकते हैं इसके अपने हिसाब से। इवन आप इनके जो फॉन्ट्स हैं, ठीक है, इनके फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर फॉन्ट मैंने चेंज करना है, मैंने राइट क्लिक किया, फॉन्ट पर आया और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं जैसे मैं ओके करूँगा तो इसका फॉन्ट साइज़ देखें बड़ा हो गया। इसी तरह मैं इसका भी फॉन्ट साइज़ जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं 12 कर देता हूँ यहाँ पर, हो गया। तो इस तरह से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो मेरे पास अभी जो मैंने सिलेक्ट किया था ये था आपका कॉलमर चार्ट, लेकिन इसके अलावा और भी फर्दर चार्ट्स हैं। मैंने देखें यहीं पर इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस चार्ट को मैंने देखें सिलेक्ट किया और यहीं से मैं चला गया अगेन इंसर्ट पर और यहाँ से दूसरा कोई चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 3D कॉलम वाला कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। देखिए उसने चार्ट की जो फॉर्म है वो मेरे पास चेंज हो गई। ये आपका कॉलमर चार्ट ही है मगर 3D आपको एक व्यू दिखा रहा है कि यहाँ पर हर एक से आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में कितनी जो है वो वीट और देखिए ना वीट मिलेट तमाम का वो कॉलम दिखा रहा है। इसी तरह आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल में ये आपका सिलेंड्रिकल चार्ट है मगर कॉलमर में ही है। अगेन आप इसको एक और ऑप्शन है कॉनिकल कोन, ये कोन्स बन गई और ये भी आपकी कॉलमर में ही लाई कर रही है। लास्ट में हमारे पास पिरामिड्स का था, ये अब आपका एक पिरामिड बेस चार्ट बन गया और ये भी कॉलमर में ही है। थोड़ा सा देखें आगे टिल्ट, इसने थोड़ा सा टिल्ट ये दिखा रहा है आपको और थोड़ा सा डिज़ाइन में स्टाइल में ये आपको दिखा रहा है, राइट। इसको ज़रा फर्दर चेंज करते हैं। अच्छा ये जो है ना एरिया, फॉर एग्जांपल ये बीच वाला एरिया, इसे हम कहते हैं प्लॉट एरिया, जबकि ओवरऑल ये चार्ट है, जबकि ये बीच वाला जो एरिया है हम इसे कहते हैं प्लॉट एरिया। इसको फर्दर हम देखेंगे आगे। हम जब नेक्स्ट देखते हैं जी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के लिए मैं आया लाइन पर और इस पर मैंने क्लिक कर दिया
सपोज़ ये वाला, तो ये देखें ये उसने लाइन चार्ट दे दिया। इसी तरह आप यहाँ से फर्दर एक 3D लाइन चार्ट भी होता है, ये वाला 3D, एक 3D इमेज दिखा रहा है आपको ग्राफ का लाइन की फॉर्म में। और नॉर्मली यही वाले चलते हैं, ये सिंपल लाइन है बग़ैर पॉइंट्स के आपको शो की है, वो आपको सिम स्ट्रेट लाइंस में दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप इसका पाई चार्ट का व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया 2D पाई चार्ट, ठीक हो गया, दिस इज़ योर 2D पाई चार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जनाब है बार चार्ट। बार चार्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये उसी को 90 एंगल पर उसने स्विच कर दिया कॉलमर चार्ट को। कॉलम चार्ट में फर्दर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं देख लें आप, सिलेंड्रिकल भी है उसी तरह से, और हमारे पास पिरामिड्स भी हैं, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। एरिया चार्ट ज़रा देखते हैं। एरिया चार्ट में ये हमारे पास एक एरिया चार्ट की एक फॉर्म है डिफरेंट, आप यहाँ से कोई से भी, ये इसका 3D व्यू है एरिया चार्ट का, जो कि आपको बल्कि बैक साइड वाले वो नज़र नहीं आ रहे, जस्ट फ्रंट पर जो वीट वाला है वही आपको ज़्यादा शो हो रहा है। तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो वैसे सबसे ज़्यादा जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट होगा वो गालिबन ये आपका ये सिंपल चार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा इजीली आप इसको जो है प्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली ये समझ सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर यही कॉलमर चार्ट ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। राइट जी, इसके अलावा हम ज़रा देखते हैं फर्दर। यहाँ पर इसका मैं व्यू ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें ये दिस इज़ में ये मेरे पास है लीजेंड, और इसके अलावा ये मेरे पास अभी आपको कोई एक्सेस टाइटल नज़र नहीं आ रहा, एक्सेस टाइटल नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल साइड पर कोई एक्सेस बनाना चाहें तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है चार्ट को, और उसके बाद फिर आपने लेआउट की एक मेन्यू ओपन हो गई है, ठीक है, टैब। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो आपको स्टार्ट में देखें ये लेबल्स में ये जो पहली 3 ऑप्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इन्हीं की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम अक्सर इनको चेंज करते हैं। बाकी बहुत सारी दूसरी भी हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उनका रोल कम है। ज़्यादातर हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैं चार्ट का टाइटल ज़रा यहाँ पर रख लेता हूँ, अभी फ़िलहाल नन पर है। मैं इसको अबव चार्ट कह के कोई भी टाइटल रख सकता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। सपोज़ मैं जनाब कह सकता हूँ सेल ऑफ सीरियल्स, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं अगर मैंने एक्सिस टाइटल्स रखने हैं, यहाँ पर अभी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र नहीं आ रहा, अगर वो रखना है तो आप आएंगे एक्सिस टाइटल पर, और पहले आप आ जाएं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल पर, बिलो टाइटल बिलो, और इसका कोई आप नाम रख सकते हैं, ईयर रख दें, ईयर। इसका फॉन्ट खासा छोटा है तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, बाद में भी बड़ा हो जाएगा ये। इसके साथ साथ अगर आपने इसके वर्टिकल पर भी रखना है तो आप रख लें रोटेटेड में। रोटेटेड में ये होता है थोड़ा, वो थोड़ा सा ना रोटेटेड में रहता है, और आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके कुछ भी रख लें। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रख लिया सेल इन किलोग्राम्स, या बल्कि मॉन्ड्स कर लें, MAU, मन को कहते हैं, इतने मन या सेल हुआ या जितनी भी सेल हुई, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से 12 कर देता हूँ। इसी तरह इसका ईयर का भी आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको मैं 13 दे देता हूँ। तो इस तरह से आप जो हैं, ये हमारे एक्सेस टाइटल्स हैं, और ये आपका चार्ट का टाइटल है, जबकि ये आपका लीजेंड है। राइट, अच्छा देखिए आपको यहाँ पर कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वाली, आप इन लाइंस को माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखिए इन लाइंस को सिलेक्ट किया और जैसे ही डेल किया ये लाइंस यहाँ से जो है वो रिमूव हो गई। आप इनको वापस ला सकते हैं, मैंने Ctrl+Z किया, मैं वापस ले लिया है। लेकिन आप इनको जो है यहाँ से भी एडिट कर, फॉर एग्जांपल आपने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, आप आए लेआउट पर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ग्रिड लाइंस के ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल लाइन लाना चाहता हूँ, फिलहाल नन पर हुआ है, मैं माइनर किस्म की जो लाइंस हैं देखिए मैं ले आया। और इसके अलावा
फर्दर मैं ग्रिड में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ, मैंने नन किया तो वो माइनस हो गई। इसी तरह मैं इसको बैक कर देता हूँ, कंट्रोल जी। इसी तरह आपके पास यहाँ एक्सिस है, मगर ये इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास टेबल के नीचे आपको टेबल वो शो हो, चार्ट के साथ साथ आपका टेबल भी शो हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल ये जो ऑप्शन है डाटा टेबल की, शो डाटा टेबल, आपने ये किया, नीचे देखिए डाटा भी दिखा रहा है, टेबल का डाटा भी दिखा रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन है। समटाइम्स ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम कंट्रोल जी करते हैं। इसके अलावा डाटा टेबल, यस आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही वाली पहली तीन ऑप्शंस यूज़ होती हैं। इसके अलावा प्लॉट अगर करना है ना आपने सेंटर का एरिया, फॉर एग्जांपल ये जो आपका जहाँ पर आपको ये बार्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये है आपका प्लॉट एरिया। अगर आप प्लॉट एरिया को सपोज़ मैं यहाँ येलो कलर लाना चाहता हूँ तो कैसे लाऊंगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ आ गया मैं मोर प्लॉट एरिया ऑप्शंस पर, और यहाँ पर आप कुछ भी, ये फिल पर ऑलरेडी मैं इसको कुछ भी फिल करवा रही, तो सॉलिड फिल अगर मैं किसी कलर से करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसको येलो करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास येलो हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी, इवन आप ये जो बार्स है ना आपके पास, ये वाली बार्स, आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, अगेन कंट्रोल जी, राइट। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ इस ग्राफ से 2015 का डाटा जो है वो ना आए, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखिए फॉर्मेट करूँगा इसको, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, इसी चार्ट पर मैंने राइट क्लिक किया और मैंने सेलेक्ट डाटा को क्लिक किया। सेलेक्ट डाटा को जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो गई, और इस विंडो पर मेरे पास, मैं इसमें से ये ईयर्स भी माइनस कर सकता हूँ, और इवन जो आपके पास जो हैं ये वीट में सीरियल्स वाले हैं, ठीक है, ये भी मैं माइनस कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं माइनस करता हूँ, सपोज़ मैं राइस माइनस करना चाहता हूँ। सपोज़ ये मेरे पास राइस है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और इसको ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है राइस माइनस हो। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। और अगर आप यहाँ से 2015 का डाटा माइनस करना चाह रहे हैं इस चार्ट में से सपोज़, तो आप क्या करेंगे, अगेन इस चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे और आएंगे सिलेक्ट डाटा पर। अब सिलेक्ट डाटा पर जब आपने किया तो आपने 2015 को देखें क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट पर जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखें यहाँ पर वो आपसे कह रहा है आप इसको दोबारा सिलेक्ट कर लें 2020 से लेकर ये 16 तक, ठीक है। आपने जैसे ही इसे ओके करेंगे, ओके, तो उसने यहाँ से 2015 को माइनस कर दिया। तो इस तरह से आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ माइनस कर सकते हैं, दोनों एंड्स पर, वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास, तो जब भी आपने चार्ट ड्रा करना है तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से देखें सिलेक्ट कर, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने डेल किया और अगेन इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट पर जाकर कोई सा भी चार्ट जो है वो मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली चार्ट जो है वो ड्रा कर देगा। तो इस तरह से ये जो है फ़ौरन से आपके सामने चार्ट ले आया, राइट। तो नेक्स्ट ज़रा अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ना आपके पास स्कीम्स हैं, ये स्टाइल्स हैं, डिज़ाइन हैं, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा इस चार्ट को सिलेक्ट करके, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसने मुझे दे दिया, जो सा भी आपको पसंद है आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें कलरफुल स्कीम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ट्रिम का फंक्शन क्या काम करता है। सपोज़ इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई लिख लेता हूँ, कोई फ्रेज़, कोई सेंटेंस लिख लेता हूँ। सपोज़ अली, मगर यहाँ पर मैं कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा स्पेसेस दे देता हूँ। अली इज़ आ गुड बॉय, ठीक हो गया। अब इसको आप यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे उसने इसको ऑटो फिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्पेसेस हैं, अगर इस तरह से आपके टेक्स्ट में, टेबल में, और जो टेक्स्ट है टेबल में, तो उनमें अगर काफ़ी सारी और किस्म की स्पेसेस हैं, गलत किस्म की अजाफी को स्पेसेस अगर आ रही हैं, एक ही टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है, एक ही टेक्स्ट में अगर आपके पास कोई सेंटेंस है उसमें ज़्यादा स्पेसेस आ रही हैं, तो ये ट्रिम का फंक्शन यूज़ करके आप इसकी उसको रिमूव फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर ट्रिम का फंक्शन यूज़ करता हूँ। कैसे करूँगा, इज़ इक्वल टू मैंने प्रेस किया
और इस सेल का मैंने एड्रेस पास कर, इस सेल का एड्रेस क्या है D7 इज इक्वल टू, मैं ट्रिम का फंक्शन यूज़ करूँगा जी, ट्रिम और D7 और पेरेंथीसिस क्लोज। जैसे ही एंटर करूँगा उसने मुझे ट्रिम कर दी तमाम जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी आपके सेंटेंस में, जो मैंने 3 3 4 4 इजाफी डाली हुई थी उसमें, तो उसने ट्रिम कर दी। नेक्स्ट जनाब हमारा जो फंक्शन काउंट ब्लैंक का, ठीक है जी, काउंट ब्लैंक। फॉर एग्जांपल काउंट ब्लैंक का हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है, ये क्या करता है, लेट्स सी। सपोज़ मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं एक कॉलम में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लैंक एक सेल है, ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 ब्लैंक सेल्स हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि इस कॉलम में कितनी ब्लैंक स्पेसेस आ रही हैं, तो उसको जानने के लिए आपके पास एक फिगर आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए मेरे पास आंसर, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा काउंट ब्लैंक का फंक्शन, काउंट ब्लैंक पेरेंथीसिस स्टार्ट, क्लोज भी कर दी मैंने, और फिर मैंने लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो ये एक ओपन हुआ, मैंने इसे ओके कर देता हूँ जस्ट। उसके बाद देखें अब आपने जस्ट ये सिलेक्ट करनी है रेंज, कहाँ से कहाँ तक आप इसकी ब्लैंक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने 2 तक इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। और जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर वो मुझे बता देगा कितनी ब्लैंक स्पेसेस हैं इस सिलेक्टेड फील्ड में। टोटल है जनाब हमारे पास 3 ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, दिस वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। यहाँ तो चंद एक, ठीक है, चंद एक ही सेल्स थे जाहिर है, लेकिन जब हज़ारों के हिसाब से सेल्स हों आपकी शीट में तो वहाँ पर समटाइम्स आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाती है, तो वहाँ पर ये बड़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है सम प्रोडक्ट का। अब सपोज़ देखिए हम अब इन सब का सम करने जा रहे हैं। अगर मुझे इन सब का सम चाहिए तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और अगेन मैं पेरेंथीसिस सेलेक्ट करूँगा और पेरेंथीसिस में ओके। अब देखिए यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेंगी तमाम फील्ड जिनका मैं सम चाह रहा हूँ। वैसे इससे पहले आप लोग एक कॉलम में या एक रो में सम करते रहे, ऐसे ही था ना, लेकिन अगर आपने रोज और कॉलम्स का तमाम कंप्लीट मैट्रिक्स का अगर सम करना है तो आपने देखिए इसको सिलेक्ट किया और जैसे मैं एंटर करूँगा तो उसने मुझे सबका सम दे दिया। तो इसके पीछे मैंने फार्मूला जो क्या यूज़ किया, सम इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट का फार्मूला, जो है उसने सबका जो है यानी जितने भी आपके पास सम्स आ रहे हैं उनको एक ही दफ़ा में कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम कुछ फ़िल्टरिंग परफॉर्म करेंगे डाटा पर कुछ कंडीशंस के थ्रू, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।